हेलो एस्पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अनुराग। वेलकम टू दिस न्यू सेशन। एस्पेरेंट्स, 2-3 दिनों से तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए लेक्चर नहीं ले रहा था। अभी ठीक है, आप लोगों की दुआ से। एस्पेरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय अनुराग झा। एस्पेरेंट्स, मैं वैसे सोमवार को इसका एक लेक्चर ले चुका हूँ, फिर भी हम इसे शुरू से शुरू करेंगे बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे जो है सो इसे जोड़ पाएंगे, इंटरलिंक कर पाएंगे, क्योंकि 3-4 दिन का गैप हो गया था। तो एक बार जिन बच्चों ने उस वीडियो को देख लिया था उनका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय अनुराग झा, ये हमारा लोगो है पेरेंट्स। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी बाय अनुराग झा को, जिससे आपको हमारी अपडेट के बारे में पता चलता रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसपे आपको लेक्चर की PDF दी जाएगी। ठीक है पेरेंट्स। एस्पेरेंट्स, स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एस्पेरेंट्स, ये काफ़ी फ्रेश है, यहीं से स्टार्ट है प्रीएम्बल का। वो सेशन जिन भी बच्चों ने देख लिया उनका रिवीजन हो जाएगा, तो आप ध्यान दें। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ ए प्रीएम्बल। अमेरिका का जो संविधान था वो पहला था जिसमें प्रीएम्बल था। ठीक है। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। एस्पेरेंट्स, बहुत सारे कंट्री ने इसको फॉलो किया। किस चीज़ को? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को। प्रीएम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले था और बहुत सारे कंट्री ने इसे फॉलो किया, और इसमें भारत भी था। चलिए आगे देखते हैं। द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है सो इंट्रोडक्शन है और प्रीफेस है किस चीज़ का? संविधान का। ध्यान रखेंगे पेरेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है क्या है प्रीएम्बल, तो आप बताएंगे उन लोगों को जो इंट्रोडक्शन और प्रीफेस है हमारे संविधान का। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये समरी है हमारे संविधान का। N.A. पालखी वाला एक इम्निस्ट जूरिस्ट हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं। इन्होंने कहा कि प्रीएम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे संविधान का। एस्पेरेंट्स, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्ट एंड मूव्ड बाय द पंडित नेहरू। आप ध्यान रखेंगे, और एंड अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एस्पेरेंट्स, आप ध्यान देंगे, प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। ड्राफ्ट और मूव किया है इसे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप ध्यान रखेंगे। एंड अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, आप ध्यान रखेंगे पेरेंट्स। पंडित नेहरू काफ़ी लोग नहीं जान पाते हैं, न्यू बच्चों के लिए मैं इन सब बातों को लिख देता हूँ। It has been amended by the 42nd Constitution Amendment Act 1976, which added 3 new words: socialist, secular, integrity. एस्पेरेंट, जितना स्टार चाहे उतना लगा ले, पूछ लिया जाता है। प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, और 42वां संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने 3 वर्ड को ऐड भी किए हैं, जो थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। एस्पेरेंट्स, आप ध्यान रखेंगे, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमने संविधान में 3 वर्ड को ऐड किया था। कौन कौन था? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो आगे चलते हैं एस्पेरेंट्स। तो देखते हैं टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल को। द प्रीएम्बल इन इट्स प्रेजेंट फ्रॉम रीड। चलिए तो देखते हैं क्या सब है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, ठीक है, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt and enact and give to ourselves this Constitution. एस्पेरेंट्स, ध्यान देंगे इस बात को, ये लास्ट वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को दिया किस चीज़ को? कॉन्स्टिट्यूशन को। ध्यान रखेंगे इस बात को।
पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, और ये सारी बातें हमारे प्रियम्बल में लिखी हुई है, जिसे हम एक एक करके डील करेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। द प्रियम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स। ठीक है, देखते हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला पॉइंट है ये, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखेंगे इसे हम। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। डिक्लेयर दैट इंडिया टू बी ए सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। एस्पेरेंट्स ध्यान दें आप। थर्ड में कहा जा रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी एज द ऑब्जेक्टिव। यही उसका ऑब्जेक्टिव था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी, मतलब भाईचारा। हम सबको तमाम एक एक वर्ड को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज ही पढ़ेंगे। इट स्टिपुलेट्स November 26, 1949 एज द डेट। ठीक है, डेट एडॉप्शन यही था, मैं आपको बता चुका हूँ। आप 26 जनवरी 1950 नहीं बताएंगे, 26 नवंबर 1949 ही बताएंगे। 26 नवंबर 1949 को ही हमने बहुत सारे आर्टिकल्स को अडॉप्ट कर लिया था, बाकी बचे पूरे संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। ऐसा क्यों हुआ था मैं आपको बता चुका हूँ, आप प्रीवियस सेशन को रिवाइज करें। एस्पेरेंट्स एक बार मैं इसका आपको ओवरव्यू दूंगा, ये इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल को एक बार पहले फर्स्ट इसे रिवाइज करते हैं, फिर आपको ओवरव्यू देते हुए मैं आगे चलूँगा। ठीक है एस्पेरेंट्स, चलिए तो ओवरव्यू लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल में 4 पॉइंट थे। पहला था सोर्स और अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने बताया आपको प्रियम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव किया गया है अथॉरिटी ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया से। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट सेकेंड पॉइंट था, इसमें डिक्लेयर किया गया है इंडिया को सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पॉलिटी को। थर्ड है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें स्पेसिफाई किया गया है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिलिटी को। ठीक है, और चौथा मैं आपको बता चुका हूँ, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था 26 नवंबर 1949 को। चलिए तो आगे चलते हैं पेरेंट्स। कीवर्ड देखेंगे अब। सर्टेन कीवर्ड सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी और एक्सप्लेन, इन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं जैसे सोवरन, यहीं लिखा हुआ है। द वर्ड सोवरन इम्प्लाइज that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे आप, यहाँ पे सोवरन वर्ड का मतलब बताया गया है, इंडिया ना तो डिपेंडेंसी है किसी भी डोमिनियन का, ना ही किसी नेशन का। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया अभी भी नहीं है किसी का के ऊपर डिपेंडेंट और डोमिनियन, बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, बिल्कुल है, हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं। There is no authority above it and it is free to conduct its own affair both internal and external। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे, स्टार लगा, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है भारत के ऊपर। ठीक है, हम किसी के पार्ट नहीं है, हम खुद स्वतंत्र हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसा कि हम सब जानते हैं फ्री हैं हम अपने अफेयर को जानने के लिए, इंटरनल एक्सटर्नली जो भी होता है। ठीक है, थ्रू इन 1949 इंडिया डिक्लेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन and accept the British Crown as the head of the Commonwealth. This extra constitutional declaration does not affect India sovereignty in any manner। एस्पेरेंट ध्यान देंगे, इसका मतलब है इंडिया जो है मेंबरशिप लिया किसका, कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है, और एक्सेप्ट किया ब्रिटिश क्राउन को हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन जो है अफेक्ट नहीं करता है सॉवरेनिटी को। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, एक बार और पढ़ें, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार पढ़ें, हर बार वीडियो को पॉज करके आप सुने। फर्दर इंडिया मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एस्पेरेंट्स आप बताइए यूएनओ का हम कब पार्ट बने। ऑल्सो इनोवेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ए लिमिटेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी। Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede part of its territory in favor of a foreign state। अब जैसा कि जानते हैं सॉवरेन स्टेट है इंडिया, और इंडिया जो है किसी भी फॉरेन कंट्री को एक्वायर कर सकता है और अपने पार्ट
को लूज भी कर सकता है। फॉरेन स्टेट कोई भी, जब हम फॉरेन टेरिटरी का बात करते हैं, ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। सोशलिस्ट वर्ड को अब हम देखेंगे। एस्पेरेंट्स, ये वर्ड ऐड किया गया था 42वां अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन हैड ए सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ध्यान रखेंगे इस बात को आप। इन अदर वर्ड्स, what was the hitherto impact in the constitution as now been made explicit? एस्पेरेंट्स, इस वर्ड का मतलब होता है, एक्सप्लिसिट वर्ड का मतलब होता है एकदम प्रकट, ठीक है, कुछ भी हिडन नहीं रहना, ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। सोशलिस्ट वर्ड के लिए था ये। मोreover the Congress party itself adopted a resolution to establish a socialist pattern of society in its आबादी session as early in 1955 and took measure accordingly। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को हम समझते हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने इसे अडॉप्ट किया गया था कब, सोशलिस्ट वर्ड को कब किया था, आबादी सेशन में 1955 में। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नोटेबली द इंडियन ब्रांड ऑफ द सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ध्यान रखें पेरेंट्स, हमारा जो सोशलिज्म है कैसा है, डेमोक्रेटिव है, डेमोक्रेटिक, ठीक है, नॉट ए कम्युनिस्ट सोशलिज्म। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ऑल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म which involves the nationalization of all means of production and distribution and abolition of private property। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे, हमारा जो सोशलिज्म है कैसा है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, कम्युनिस्ट नहीं है। और इसमें कहा गया है जो इन्वॉल्व है नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, और एबोलिश करता है किस चीज़ को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये किस में होता था, कम्युनिस्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन अदर हैंड होल्ड्स फेथ इन ए मिक्स्ड ऑफ इकोनॉमी वेयर द बोथ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। इस पर हम ध्यान देंगे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करता है, जैसा कि अभी हम भी देखते हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों इन्वॉल्व है। पब्लिक में हमारे पीएसयू ले लीजिए, प्राइवेट में रिलायंस इंडस्ट्री ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसा किसमें, कम्युनिस्ट में नहीं था, अब यहाँ पढ़ चुके हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं था। नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और एबोलिश करता था ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को। ये किसके लिए था, ये कम्युनिस्ट के लिए था। और डेमोक्रेटिक में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। रिलायंस और पीएसयू जो हमारे हैं, कौन कौन है बताइए आप लोग कॉमेंट्स बॉक्स में लिख के। ओएनजीसी, गेल, भेल, सेल, जितने हैं लिखिए आप। As the Supreme Court says, democratic socialism aims to end poverty, ignorance, disease, inequality of opportunity। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका एम है पॉवर्टी को ख़त्म करना, इग्नोरेंस, डिजीजेस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। इंडियन सोशलिज्म इज ए ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, लर्निंग हेविली टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म। और हम कैसा सोशलिज्म को भी फॉलो करते हैं, गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है एस्पेरेंट्स, एस्पेरेंट्स इस बात को आप एक बार और समझ लीजिए। इंडियन सोशलिज्म जो है ब्लेंड मतलब मिक्स है किस चीज़ का, मार्क्सिज्म और गांधीज्म का। ठीक है, इसीलिए हम इसे गांधीज्म सोशलिज्म भी कहते हैं। और इस बात को आप जितना स्टार चाहे लगा लें, गांधीज्म सोशलिज्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैं फर्स्टली इरेज करूंगा फिर बताता हूं आपको। चलिए यहाँ तो दिख ही रहा है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हैज डाइल्यूटेड द सोशलिस्ट रेडिटल्स ऑफ द इंडियन स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं 1991 का नया इकोनॉमिक पॉलिसी था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है एस्पेरेंट्स, तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे सेकुलर। एस्पेरेंट्स, इस वर्ड को भी ऐड किया गया था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इस वक्त हमारा देश में इमरजेंसी लगा हुआ था, कब से कब तक, 75 to 77। ठीक है, सॉरी
77, ठीक है। However, the Supreme Court said in 1974, although the words secular state were not expressly mentioned in the Constitution, जैसा कि हम सब जानते हैं, ऐड किया हमने, there can be no doubt that the Constitution makers wanted to establish such a state, and accordingly, Article 25 to 28 guaranteeing the fundamental rights to freedom of religion have been included in the Constitution. ठीक है एस्पेरेंट्स, अब ध्यान देंगे इस बात को। एस्पेरेंट्स काफी इंपॉर्टेंट ये टर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1974 में जो वर्ड सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस या मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे ऐसा स्टेट को जो आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है, 25 से 28 हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में, इसे गारंटी करता था फंडामेंटल राइट को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, ऐसा स्टेट देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सेकुलर वर्ड्स को नहीं लिखा था। हैव बीन इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे सेकुलर हमारा स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, ठीक है, हम प्रमोट करते हैं किसी भी रिलीजन को नहीं, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। मैं आपको बता चुका हूँ, हम पॉजिटिव कंसेप्ट का यूज करते हैं क्योंकि हम कोई हज पे यात्रा पे जा रहा होता है, कोई केदारनाथ की यात्रा पे जा रहा होता है, तो हम उसे सपोर्ट करते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वेस्टर्न कंट्री में ऐसा नहीं होता है, वहाँ रिलीजन अलग है एडमिनिस्ट्रेशन से, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम पॉजिटिव कंसेप्ट को फॉलो करते हैं सेकुलरिज्म का, ठीक है। ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, हम सबको सेम स्टेटस देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ड है अगला। चलिए एस्पिरेंट्स तो देखते हैं डेमोक्रेटिक को। Democratic polity as stipulated in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty, that is position of Supreme Court power by the people, ठीक है एस्पिरेंट्स। आइए तो इस बात को समझते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटी स्टिपुलेटेड, एस्पिरेंट्स स्टिपुलेटेड का मतलब होता है किसी बात को आवश्यक शर्त के रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी को स्टिपुलेट किया गया प्रियम्बल में बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी, ठीक है। आप जो जिस वर्ड का मैं आपको मीनिंग में बताते चला रहा हूँ उस मीनिंग को आप नोट करते चल जाए, ठीक है, आपको काफी हेल्प करेगी मेंस में, ठीक है। पॉपुलर सोवर्निटी दैट पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपुल, जैसा कि हम सब जानते हैं सुप्रीम पावर कहाँ से मिला है, पीपुल से मिला है डेमोक्रेटिक में, ठीक है। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपुल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज देयर इन केस ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होता है उसमें एग्जांपल स्विट्जरलैंड का लिया गया है। इसमें क्या होता है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपुल जो है एक्सरसाइज करता है अपना पावर को डायरेक्टली। तो स्विट्जरलैंड एक छोटा कंट्री है, जैसे मान लेते हैं पेरेंट्स हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्टली। क्यों, इतना बड़ा कंट्री कैसे एक साथ इलेक्शन कराएंगे यार, सब मिलकर कैसे वोट डालेंगे। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्टली, हम एमएलए को, एमपी को चुनते हैं, सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होता, वहाँ राष्ट्रपति का मान लीजिए इलेक्शन कराना है तो वहाँ सारे जनता, काफी कम पॉपुलेशन है, ठीक है, 85 लाख ही पॉपुलेशन है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। हमारे यहाँ कितना है, 130 करोड़, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट होता है, ठीक। देयर आर 4 डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नेमली रेफरेंडम। रेफरेंडम को आप ऐसे ले लीजिए, अभी ब्रिटेन का हुआ था यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, तो उसमें रेफरेंडम ही कराया गया था। तो रेफरेंडम का मतलब होता है पर्टिकुलर वहाँ के जनता से पूछ लेना, ठीक है। इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, इस 12 को आप इग्नोर करेंगे। तो ये 4 कहाँ के पार्ट होते हैं,
डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल हमने स्विट्जरलैंड जैसे छोटे कंट्री का लिया, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वैसे काफ़ी डेवलप कंट्री है ये। In indirect democracy, on the other hand, the representatives elected by the people exercise by the supreme power and thus carry on the government and make the laws. ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में एस्पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं इलेक्ट करते हैं पीपुल के द्वारा, एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम पावर एंड थस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हम एमपी साहब को चुनते हैं और एमपी साहब जाके मोदी साहब को चुनते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। एमपी साहब जो है जिस पार्टी का सर्वोच्च मतलब एक व्यक्ति को चुनते हैं जो पीएम या सीएम के लिए नॉमिनेट हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर पार्टी के। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे बीजेपी अभी सेंटर में, हम एग्जांपल लेते हैं, पहले इसे इरेज करेंगे एस्पिरेंट्स। हाँ, तो एस्पिरेंट्स हम ध्यान देंगे, इनडायरेक्ट में क्या होता है ना, हम मान लीजिए मेरे पर्टिकुलर एरिया का जो एमपी होता है हम उसे वोट देंगे, वो जीत के जाएगा, तो उस पार्टी का अगर वो पार्टी सबसे लार्जेस्ट हो जाएगी तो उसका जो भी पर्टिकुलर एक सदस्य होगा जिसे नॉमिनेट किया जाएगा पीएम के लिए, और वही स्टेट में सीएम हो जाता है, मतलब वही नहीं होता है, मतलब दूसरा इसी टाइप से, यहाँ एमएलए एक ले लीजिए, एमएलए के हिसाब से सीएम हो जाता है। अब समझे इस बात को। तो हमारे यहाँ ऐसे चलता है, इतनी पॉपुलेशन है, कैसे डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे हम लोग, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम एमपी को चुनते हैं और एमपी जाके पीएम को चुनता है। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। आप भी इज ऑफ टू काइंड्स ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। ठीक है, पार्लियामेंट्री भी होता है और प्रेसिडेंशियल भी होता है। हम कैसा है, हम ठीक है एस्पिरेंट्स ध्यान दें, आप अपने एरिया के, देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे एस्पिरेंट्स साहब, आप अपने एरिया के किसी पर्टिकुलर एमपी को आपने वोट दिया, ठीक है, वो बीजेपी से थे मान लीजिए या कांग्रेस से थे, उसे आपने वोट दिया, वो जीत गया, वो कहाँ जाएगा, लोकसभा में, जानते हैं आप। जैसा कि लोकसभा में जाने के बाद उसका जो भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति होगा, अब जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी साहब ने बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और यहाँ पे मोदी साहब को बोला गया अब प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। तो राहुल गांधी साहब को बनाना है या मोदी साहब को बनाना है, तो आपने अगर कांग्रेस का वोट जीत गया बंदा, तो ये तो आकर के राहुल गांधी साहब को सपोर्ट करेगा, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हमने नहीं राहुल गांधी साहब को चूज किया, इस व्यक्ति ने आके राहुल गांधी को चूज किया, पर इनडायरेक्टली हमारा भी रोल था इसमें, ठीक है। तो समझ गए आप, या बीजेपी वाला जीता तो ये आके मोदी साहब को सपोर्ट करेगा, ठीक है, पर हमने तो मोदी साहब को डायरेक्ट नहीं इलेक्ट किया, ठीक है पेरेंट्स। तो ध्यान देंगे आप, हमारे यहाँ कैसा है, पार्लियामेंट्री है, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रेसिडेंशियल हम लोग नहीं चलते, ठीक है। आगे देखते हैं एस्पिरेंट्स, आज यहीं तक रखते हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी वेल नहीं है, चूँकि 3-4 दिन से सेशन नहीं लिया जा रहा था आप लोगों का, इसलिए आज मुझे थोड़ा जाना भी कहीं, और मेरा तबीयत भी थोड़ा सा वेल नहीं है। तो एस्पिरेंट्स आज यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं। चलिए एक छोटा सा सूचना दिया जाएगा आपको, यह सत्यमेव जयते, इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है, काफ़ी बार बता चुका हूँ, याद रखेंगे आप, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। यह हमारे देश की काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, महात्मा गांधी, इंट्रोडक्शन की इन्हें जरूरत नहीं है, जैसा कि आप सब जानते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारे देश में बहुत बड़ी महामारी फैल गई है, बीट करना है कोविड-19 को, जड़ से मिटा देंगे, वॉश करना है हैंड को फ्रिक्वेंटली, यूज करना है मास्क को अवॉइड करना है, पब्लिक प्लेस पे जाने से लेना है विटामिन सी को मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंस। एस्पिरेंट्स एक और बात, आप टीका लगवा लें। एस्पिरेंट्स, आपकी सेशन अब कभी रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी। एस्पिरेंट्स, 3-4 दिनों से तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए सेशन आपकी रुक गई थी, आज से काफ़ी चलेगी, जो भी अपने समय पे आपकी सेशन चलेगी, ठीक है एस्पिरेंट्स। मस्त रहे, व्यस्त रहे, जय हिंद।